मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस में। और आपका मेरे बच्चे कंपनीज एक्ट चल रहा है। आई थिंक मैंने कंपनीज एक्ट के अभी 4 लेक्चर जो हैं वो आपके लिए हुए हैं और काफी हद तक कंपनीज एक्ट आपको समझ में आ चुका है। अभी बहुत बड़े लेवल पर कंपनीज एक्ट बचा हुआ है। आप अभी फ्री मत होना, क्योंकि अभी कंपनीज एक्ट सिर्फ 4 ही लेक्चर हुए हैं और बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स में अपलोड नहीं करता हूं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा 50 मिनट के बीच के लेक्चर्स होते हैं, ताकि आप घर पर बैठे आपको ज्यादा लंबे वो लेक्चर्स ना लगे। तो हम लोग कर रहे थे क्लासेस ऑफ कंपनी की बात, जिसमें मैंने कुछ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी बताया था और मैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में 1 पर्सन कंपनी तक हम लोगों ने करा। आज मैं प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल कंपनी और कुछ और छोटी मोटी कंपनीज के बारे में बात करूंगा। कोशिश करेंगे अगले 2 लेक्चर्स आज के बाद और 2 लेक्चर्स और लें और आपके कंपनीज एक्ट को खत्म करें। फिर हम करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। तो 20 अप्रैल तक का मेरा वादा है कि मैं 20 अप्रैल तक आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने दे दूंगा। तो कोशिश कर रहा हूं कि 20 अप्रैल तक आपको सिलेबस दें, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद हम लोग करने वाले हैं रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन के लिए हमारे पास 2 महीने का अच्छा वक्त रहेगा। उस 2 महीने के अंदर हम लोग जो है कोशिश करेंगे अच्छे से रिवीजन करने की। ऑल वेल, तो लेट्स स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। पहले कंपनीज एक्ट जितना पढ़ा है वो रिवाइज कर रहे हैं, देन वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो मैंने कंपनीज एक्ट आपका स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो कंपनीज एक्ट 2013 की सारी चीजों को देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन के अंडर में है और उन्होंने अपने नीचे रीजनल डायरेक्टर्स बिठाए हुए हैं और रीजनल डायरेक्टर से नीचे आरओसी होते हैं जो हर स्टेट में है। 7 रीजनल डायरेक्टर हैं टोटल भारत के अंदर और 25 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी है। अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 2 आरओसी होते हैं, एक बैठता है मुंबई में, दूसरा पुणे में। अगर आप बात करते हैं तमिलनाडु की, तो 2 आरओसी चेन्नई और कोयम्बटूर के अंदर, ठीक है जी। फिर हमने बात करी कंपनी की डेफिनेशन की। सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 20 ये बात बोलता है, कंपनी मींस ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। 2013 से पहले वाले कंपनी जिस भी एक्ट में रजिस्टर्ड थी, वो कंपनीज एक्ट आने के बाद ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड मानी गई है। उन कंपनीज को एग्जिस्टिंग कंपनी भी बोला जाता है। 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर कंपनी होने के बावजूद कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी और कुछ स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, जैसे आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनको भारत की सरकार ने नोटिफाइड किया हुआ है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 5 अलग अलग कंपनीज हैं जिनके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगता। तो सर इनके ऊपर क्या लगता है? तो इनके अपने सेपरेट एक्ट हैं, इनके अपने कानून हैं, इसी वजह से इन पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल टाइप का काम करते हैं। फिर हमने बात करी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी का केस बताया, टॉपिक बताया, जिसके अंदर हमने सलोमन का केस क्लास के अंदर पढ़ा था और एक मकोरा वाला केस मैंने बताया था, आपको मेरे चैनल से देखना है और कुछ बच्चों ने उसको देखा भी है। फिर हमने बात करी कॉमन सील कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है कॉमन सील, जो कि ऑप्शनल है। परपेचुअल सक्सेशन की हमने बात करी और इसके अलावा हमने बात करी लिमिटेड लायबिलिटी की, जो मैंने काइंड्स ऑफ कंपनी में भी आपको बताया। फिर आगे बढ़े, मैंने कहा कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जब कंपनी आर्टिफिशियल है तो फिर कंपनी की बागडोर, कंपनी की जो चीजें हैं वो कौन संभालता है? तो कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल है तो डायरेक्टर्स वगैरह संभालते हैं, सारे डिसीजंस डायरेक्टर लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन ले और अपना बेनिफिट करवा दे। अगर वो अपना बेनिफिट कराएंगे तो उनकी फिर लिफ्टिंग होगी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जिसके अंदर मैंने आपको 5 केसेस बताए थे। बड़े बड़े अच्छे केसेस थे। सारे केसेस हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे। जो पहली बार आज की वीडियो देख रहे हैं वो पिछली वीडियोस को देखने के बाद ही क्लास में बैठे, वरना आपको मजा नहीं आएगा। तो
फिर हमने उसके अंदर केसेस की बात करी थी, डीन शॉ मैनेजी पेटेंट की, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल, और वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, और एक ट्रांसपोर्ट वाली केस की हमने बात की। तो इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया काइंड्स ऑफ कंपनी या क्लासेस ऑफ कंपनी, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी तीन तरीके की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। तो जब भी प्रमोटर किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जाता है तो वो जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाता है तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखना पड़ता है कि हम कौन सी कंपनी बनने जा रहे हैं। तो आप जो भी लिखोगे आपको वो वाला फॉर्म जो है क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ऑल वेल जी, ऑल वेल बच्चे। भैया थोड़ी देर में फोन करता हूं। एक मिनट बच्चे। ठीक है जी। तो फिर हमने बात करी कंपनी की दूसरे टाइप की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, जिसमें एक मैंने 1% कंपनी बताया। 1% कंपनी मतलब एक कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये नया कंटेंट आया है 1% कंपनी का, जो कि ये कहता है कि 1% कंपनी वो कंपनी होती है जो एक सिंगल मेंबर इनकॉर्पोरेट करता है, और क्योंकि कंपनी की एक कैरेक्टरिस्टिक है परपेचुअल सक्सेशन की, तो वो सिंगल मेंबर अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो उसको नॉमिनी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपनी तो कभी मरती नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो नॉमिनी और वो पर्सन जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है ओपीसी के नाम से, दोनों के दोनों भारत के एक तो रेजिडेंट होने चाहिए और सिटीजन होने चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप के लिए वो भारत के अंदर 120 दिन कम से कम साल के अंदर रहता हो तो माना जाएगा वो रेजिडेंट है। ठीक है, तो ये हमने 1% कंपनी की बात की। एक बंदा एक ही ओपीसी बना सकता है, एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। डन था। अब बात करेंगे हम मेरे बच्चे प्राइवेट कंपनी की। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यूजली आज की क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो मैं आपको ये प्राइवेट कंपनी का जो टॉपिक है ये आपको मैं नॉर्मली अपने अकॉर्डिंगली समझाता हूं, देन वी विल गो फॉर द बुक। ठीक है, ओके, वी विल गो टू द बुक। तो प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले बात होती है सेक्शन की। तो इसका सेक्शन है 2(68). देखो अभी हमने जो मेन सेक्शन पढ़ा है, एक 220 पढ़ा है जो कि डेफिनेशन की बात करता है, और एक 262 पढ़ा है जो कि 1% कंपनी की बात करता है। आप लोग प्राइवेट कंपनी पढ़ रहे हो, और मैं आपको ये बता दूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो इस कंपनीज एक्ट का, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक प्राइवेट कंपनी, एक स्मॉल कंपनी आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना बेटे। सबसे पहली बात, प्राइवेट कंपनी का मतलब वो कंपनी होता है जिसकी अभी तक कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। बहुत अच्छे से सुनना। कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर हर प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त प्रमोटर के पास 1 लाख रुपए मिनिमम पेड अप कैपिटल होना बहुत जरूरी था, मैंडेटरी था। 1956 वाले एक्ट की बात कर रहा हूं। कंपनीज एक्ट 2013 आया। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्योंकि नया एक्ट था, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पेड अप कैपिटल कुछ नहीं है, बट अभी तक पेड अप कैपिटल प्रेस्क्राइब्ड नहीं की गई। मतलब क्या मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कंपनीज एक्ट ने अभी तक प्रेस्क्राइब नहीं किया। इट मींस फ्यूचर में वो जरूर प्रेस्क्राइब करेंगे। यानी कि आज 1 रुपए से भी एक प्राइवेट कंपनी को आप ओपन कर सकते हो। क्लियर है? अभी पेड अप शेयर कैपिटल होता क्या है ये आपको पता है, तो अच्छे तरीके से सुनना। जब भी प्रमोटर किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जाता है तो आरओसी उस कंपनी की एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल पहले बताता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम कैपिटल
मैक्सिमम फंड जो कि एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रेस कर सकती है, मान लो 100 करोड़ रुपए। आरओसी ने ये बोला कि आप अपनी लाइफ टाइम में 100 करोड़ रुपए रेस कर सकते हो, और ये जो 100 करोड़ रुपए है ये कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा। बड़ी कंपनी हो तो ज्यादा अमाउंट आरओसी ऑथोराइज करेगा, छोटी कंपनी है तो कम अमाउंट आरओसी ऑथोराइज करेगा। बिल्कुल ये उसी की तरह है जैसे कि आप लोन लेने जाओ। अगर मैं अभी लोन लेने जाता हूं तो शायद मुझे अभी 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाए, लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन बन जाता हूं तो शायद मुझे 100 करोड़ का भी लोन मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है मेरी एबिलिटी के ऊपर। ठीक है जी। ऐसे ही कंपनी अभी नई है तो आरओसी कम ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताता है, कंपनी पुरानी हो गई तो ऑथोराइज आरओसी जो है वो दूसरी शेयर कैपिटल बताता है, थोड़ा सा ज्यादा ही बता सकता है। तो आरओसी ने क्या किया, एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताया, यानी कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इतने पैसे अभी मांग सकती है पब्लिक से या लोगों से, नॉट फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट कंपनी है, अपने लोगों से, आसपास के लोगों से। तो वो सारे पैसे एक बार थोड़ी मांगेगी। अब जैसे आपके मान लो सीए फाउंडेशन, पूरे सीए की फीस 5 लाख रुपए है, तो ये ऑथोराइज फीस है, आपके पापा ने बोला ठीक है 5 लाख रुपए मैं दे दूंगा, तो फाउंडेशन करते वक्त पूरे 5 लाख रुपए ले लोगे क्या आप पापा से? बिल्कुल नहीं लोगे। आपको जितना जरूरत है उतना लोगे। तो कंपनी को मान लो अभी जरूरत पड़ी 20 करोड़ रुपए की, तो कंपनी ने 20 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू करे। तो ऑथोराइज के बाद होता है इशूड शेयर कैपिटल, इसके बाद आपको पता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इशू करे कंपनी ने 20 करोड़ के, सब्सक्राइब हुए कुछ 19 करोड़ 50 लाख के, डन। और फिर सब्सक्राइब जितने हुए हम पैसे मंगाएंगे कॉल्ड अप, और जितनी कॉल करिए फिर वो लोग हमें देंगे क्या, पेड अप। ऑल वेल। तो हम अभी इस पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल अभी तक कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं किया गया, नॉट येट प्रेस्क्राइब्ड। प्राइवेट कंपनी मीन्स है कंपनी जिसकी अभी तक कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं है। अच्छा एक बात और मुझे अभी ध्यान में आई, मुझे अपने बच्चों को बोलना है कि जैसे कि अभी तक मैंने लगभग 39 वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है। कितनी वीडियोस अपलोड की है? 39 वीडियोस, और 40 वीडियोस आ गई होंगी। तो कुछ बच्चे, एक दो बच्चों के मैसेजेस आए मेरे पास कि सर आपके लेक्चर्स बहुत तगड़े लेक्चर्स हैं, लेकिन सर क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारे पास कम समय है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप शॉर्ट में लेक्चर्स को डालो? तो देखो इसका सोल्यूशन सुनो बेटे मेरे, ये कम समय नहीं है, ये समय आपके पास बहुत ज्यादा है। अगर आज से भी बात करते हैं तो ठीक 3 महीने बाद आपके एग्जाम्स है। फाउंडेशन की तैयारी ना 4 महीने के अंदर ही होती है। फाउंडेशन की तैयारी पहले इतने ही समय मिलते थे, 4 महीने के आसपास मिलते थे। तो आप लोग अभी घबराएं नहीं, आपके पास अभी कमिंग 3 महीने पड़े हैं, अप्रैल मई जून के 20 दिन, और अभी आज कुछ 20 मार्च 21 मार्च है आज, तो मैं लगभग बिल्कुल कि 3 महीने आपके, आज ही 21 तारीख को जून में आपका एग्जाम है, तो 3 महीने बहुत इनफ टाइम है। हाँ आप लोग एक चीज करें, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। आप लोग एक दिन में 1 से ज्यादा वीडियोस देखें, 2 वीडियो 3 वीडियो, या एक चैप्टर आप ऐसे करके देखें कि जैसे अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 8 यूनिट तक डाल दिए, 7.5 यूनिट, 8वां यूनिट पूरा नहीं अपलोड किया, 4 ही लेक्चर किए। कंपनीज एक्ट डाला हुआ है, मैं जैसे ही कंपनीज एक्ट खत्म होगा इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डालूंगा, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आता रहेगा। एक्चुअली क्या है, ये कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल और चैप्टर नंबर 1 मैं अपने घर पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपने स्टूडियो में, मैंने अपने घर पे स्टूडियो बनाया हुआ है, वहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे रेगुलर बैच के अंदर चल रहा है। मेरे फाउंडेशन के 2 फेस टू फेस बैचेस चल रहे हैं, उसमें से एक में आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक में शुरुआत है। तो शुरुआत वाला मैं अपलोड कर चुका हूं, इसलिए दोबारा अपलोड नहीं कर रहा। तो वहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तुरंत बाद वहां पर मैं कोई ऐसा चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, जून वाले अटेम्प्ट के लिए न्यूली है। जैसे कई सारे बच्चे मेरी वो वाली वीडियोस देख रहे हैं जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो शायद उनको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी आता है और पार्टनरशिप एक्ट भी आता है। तो पहले मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे ही वहां खत्म हो जाए वैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपलोड करूं, एंड देन चैप्टर 1 अपलोड करूं, डन। उसके बाद एलएलपी, क्योंकि एलएलपी से बच्चे बड़े डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, बहुत आसान है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
और उसके बाद फिर मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट की बात करूंगा। तो ये मेरी सोच अभी है। तब तक के लिए आप क्या करो, बैकअप के लिए आप एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो भी देख सकते हो। हालांकि आपके और भी चैप्टर्स हैं और भी आपके सिलेबस हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं, बट आप कोशिश करें कि आप 2 वीडियो मिनिमम तो आप मेरी देखें। तो जिससे क्या होगा, आपकी और मेरी बॉन्डिंग बनी रहेगी। और 20 अप्रैल तक मेरे साथ साथ आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत मजेदार चीजें मैं लेकर आऊंगा। उसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है, सारी प्लानिंग्स मेरी तैयार है। 20 अप्रैल के बाद एक रिविजनरी सीरीज आएगी, तो वहां के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। एक बात और कि वीडियोस बच्चे बहुत देख रहे हैं, कुछ मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट टाइम अपलोड करने में इतना रिस्पांस जनरली दूसरे टीचर्स को इतनी जल्दी मिलता है। कई साल लग जाते हैं टीचर्स को, लेकिन मुझे बहुत जल्दी रिस्पांस मिला है। तो आप लोग ना इस रिस्पांस को सिर्फ व्यूज देखकर ना बढ़ाएं, आप कुछ कमेंट भी करें और आप शेयर जरूर करें मेरे इस वीडियो को, बस। और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। तो कोई डाउट होता है तो नंबर मेरा नीचे है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछे भी हैं, मैंने उनको बताया भी है। एक ओवरऑल मैं आपको बात बताऊं, आपको डरना नहीं है। कमिंग 3 मंथ के अंदर लॉ को आप साइड कर दो, बाकी 3 सब्जेक्ट आप जहां से पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़ते रहो। लॉ में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका लॉ क्लियर करवाऊंगा, बिल्कुल गारंटी के साथ। अब गारंटी वो वाली नहीं है, कई मैंने YouTube में देखा है कि पक्का पास वरना पैसे वापस। पहली बात तो मैं पैसे नहीं ले रहा आप लोगों से पढ़ाने के। दूसरी बात, मैं गारंटी ले रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है और अर्निंग मेरी नेचुरल नॉर्मली हो जाती है। मेरे पास दिन भर ऑफलाइन बैचेस चलते हैं। मेरा मकसद YouTube पर उन बच्चों को पढ़ाना है जिनके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है, समय की कमी के कारण या शायद फीस की कमी के कारण उनको घर से बाहर वो नहीं जा पाते। तो वो बच्चे जो है वो मेरे पास 100% सिलेबस के साथ में पढ़े। कोशिश करूंगा थोड़े टाइम में, अगले कुछ सेशंस में मैं और भी दूसरे सब्जेक्ट्स को, लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को मैं और भी अपलोड करता रहूं। डन। तो बस ये कुछ बात बतानी थी, आप लोगों ने समझ लिया। फिर दोबारा वापस टॉपिक पर आते हैं। मैं आपको प्राइवेट कंपनी की बात बता रहा था। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में एक बात मैंने बताई कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी अभी तक कोई पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब्ड नहीं की गई है। तो क्या सर फ्यूचर में कोई पेड अप शेयर कैपिटल दोबारा प्रेस्क्राइब करेंगे? तो कर सकते हैं, अभी प्रेस्क्राइब नहीं है बट फ्यूचर में होगी। तो आपके लिए अभी क्या है, कोई पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी में नहीं होती। अब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी के अंदर होते हैं 200। ठीक है बेटे, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं। इससे ज्यादा प्राइवेट कंपनी में मेंबर नहीं हो सकते। प्राइवेट कंपनी के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफर करते वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले परमिशन मांगेंगे। अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैं अपने शेयर्स बेचना चाहता हूं, तो बेचने से पहले मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। बेटा रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है। प्रोहिबिशन मतलब होता है रोक लगाना, मना कर रखा है। तो यहां रोक नहीं लगी है, यहां पर क्या है, एक मिनट बेटे, हेलो जी, yes ma'am, actually I am right now I am taking class. I'll call you back within half an hour. Thank you. तो सॉरी बेटे, आज थोड़े फोन ज्यादा बज रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम चल रहे हैं, तो मैंने इसलिए फोन को साउंड पे रखा हुआ है। तो कम से कम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर प्राइवेट कंपनी में होते हैं। और प्राइवेट कंपनी में एक रेस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर अपने शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछेंगे। और मैं ये बता रहा था कि रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है। प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। डन है। अब रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रखी है, तो इसकी वजह है। इसकी वजह क्या है, मान लो किसी कंपनी में टोटल 200 मेंबर, मिस्टर डी के पास 10,000 शेयर है। मान लो मैं मिस्टर डी, मेरे पास किसी प्राइवेट कंपनी में 10,000 शेयर है और मैं उस प्राइवेट कंपनी का मेंबर हूं।
आज मैंने क्या किया, मैंने मिस्टर ए को और मिस्टर बी को अपने शेयर सेल कर दिए, 5,000 इसको और 5,000 इसको। तो हुआ ये कि गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, टोटल नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में कितने थे, 200। मैंने अपने शेयर बेच दिए, तो कंपनी में कितने मेंबर हो गए, 199, मतलब मैं चला गया। लेकिन मैंने अपने शेयर बेचे दो लोगों को, ए को और बी को, तो 199 होने के बाद दो और ऐड हो गए और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हो गए, 201। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं बेटे, वो हो सकते हैं 6। समझ में आ गई बात। तो जब 200 नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट है तो आप इससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जा सकते, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन डाल रखी है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या लेनी है, परमिशन लेनी है। बात कुछ समझ में आ गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं है, कम से कम 2 नंबर ऑफ मेंबर होंगे, मैक्सिमम 200 नंबर ऑफ मेंबर होंगे। डन। 200 नंबर ऑफ मेंबर हैं, इस वजह से एक और रेस्ट्रिक्शन आई हुई है। वो रेस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर अपने शेयर को अगर ट्रांसफर करता है तो वो सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से परमिशन लेकर ट्रांसफर करेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बिना पूछे शेयर्स को बेचे और नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाए। इससे गड़बड़ हो जाती है। अगर नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज्यादा हो गए तो वो कंपनी कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक कंपनी के अंदर। कौन सी कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, पब्लिक कंपनी में। डन है बेटे। अगली बात ये क्या कह रहा है, अगली बात बड़ी अच्छी है बेटे। अब जैसे कि आप लोगों ने शायद ये कंसेप्ट सुना हो या नहीं सुना, तो पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बताता हूं कि पहले कंसेप्ट ये है कि एम्प्लॉइज को अगर किसी कंपनी ने शेयर्स दिए, एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को अगर शेयर दिए हैं तो एम्प्लॉय को मेंबर नहीं माना जाएगा। देखो, वैसे अगर आप शेयर परचेज करते हो तो फिर आप कंपनी के क्या माने जाओगे, मेंबर। मैं अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर परचेज करता हूं तो मैं उस प्राइवेट कंपनी का क्या माना जाऊंगा, मेंबर माना जाऊंगा। बात को समझ में आ रही है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए हैं तो वो एम्प्लॉइज को शेयर मेंबर नहीं माना जाएगा। कंपनी अगर अपने एम्प्लॉइज को शेयर देती है तो वो ई शॉप के जरिए देती है। आपने सुना होगा एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब इसके पीछे का एक पूरा का पूरा कहानी सुनेंगे अच्छे से। मान लो बेटे किसी प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। एक प्राइवेट कंपनी है फ्लिपकार्ट। आपने सुना होगा, आप ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, आप लोगों ने शॉपिंग भी की होगी। और कई बच्चों को ये गलत फहमी होगी, इतनी बड़ी कंपनी है तो प्राइवेट कैसे हो सकती है। तो प्राइवेट कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने आप को प्राइवेट कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट कंपनी इतने बड़े लेवल पर भारत में बिजनेस कर रही है, तो उसका बिजनेस इतना डेवलप हुआ, उसका रीजन क्या है। उसका बिजनेस इतना डेवलप हुआ, उसका रीजन है उसके एम्प्लॉइज है, और उस कंपनी में हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं। अब मान लो फ्लिपकार्ट कंपनी में 2000 एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, ऐसी मान के चलते हैं। तो फ्लिपकार्ट को इतना बड़ा बनाने में उस 2000 एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा हाथ है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर एक रूल है, एक सेक्शन है, वो ये कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाहती है, कुछ फाइनेंशियली उनको और स्ट्रांग करना चाहती है, क्योंकि उन एम्प्लॉइज ने कंपनी के लिए जीवन भर अपना दिया है, तो वो कंपनी अपना शेयर्स बहुत सस्ते दाम में एम्प्लॉइज को सेल कर देती है, एम्प्लॉइज के नाम पे ट्रांसफर कर देती है। अब जैसे किसी कंपनी का एक शेयर 2000 रुपए का है, तो फ्लिपकार्ट ने क्या करा, अपने एम्प्लॉय को एक शेयर 2 रुपए में दे दिया। तो ये अच्छी बात है, देना चाहिए भाई। एम्प्लॉइज ही तो पूरा का पूरा बैकबोन होते हैं कंपनी का। तो मान लो किसी प्राइवेट कंपनी ने जिसमें 2-3 हजार एम्प्लॉइज हैं, उनको ई शॉप का ऑप्शन दिया, मतलब सबको शेयर दे दिए। तो 2000 लोगों को शेयर मिले, तो कंपनीज एक्ट कह रहा है कि आप उनको शेयर्स दे सकते हो, बट वो लोग मेंबर नहीं कहलाएंगे। रीजन क्या है, रीजन है मेरे प्यारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर किसी भी प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं, 200। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर दे तो एम्प्लॉय तो हजारों में भी हो सकते हैं, तो इससे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर की लिमिट क्रॉस हो जाएगी।
तो फिर इसीलिए बोला गया कि एम्प्लॉय को आप शेयर्स दे दो, नो प्रॉब्लम, बट उसे एज मेंबर हम लोग काउंट नहीं कर रहे, ताकि वहां पर उनकी 200 की लिमिट को क्रॉस ना हो जाए। डन है बेटे? तो ये है हमारा प्राइवेट कंपनी का एक छोटा सा मैंने ओरली दिया। अब हम जाते हैं बुक के ऊपर बहुत अच्छे से। तो हाँ, एक चीज और बतानी है कि चलो ये आगे आएगा, वैसे ही बता देंगे। प्राइवेट कंपनी सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 68। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अभी तक कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है, और जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने रेस्ट्रिक्शन डाल रखी है कि वो ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकते, मेंबर कर सकते हैं बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ के। रेस्ट्रिक्शन यही है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना है, पहली बात। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। अब देखो इसने क्या बोला, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। मैंने आपको 1 पर्सन कंपनी परसों लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि ओपीसी ओवरऑल बस उसमें मेंबर एक होता है, बाकी सारी के सारे काम ओपीसी के अंदर प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं। ओपीसी को भी प्राइवेट कंपनी ही माना जाता है। इसीलिए इन्होंने भी ये बात पुष्टि करी, 100% कंफर्म किया कि अगर 1 पर्सन कंपनी को छोड़ दे तो बाकी सारी कंपनी में कम से कम नंबर ऑफ मेंबर क्या होते हैं, 2 और मैक्सिमम 200। ठीक है जी। तो प्रोवाइडेड दैट, यही वाली लाइन में बताने वाला था, वेयर 2 और मोर पर्संस होल्ड 1 और मोर शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली, उसको सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। अब जैसे कि क्या हुआ कि एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके 100 शेयर्स खरीदे 3 लोगों ने मिलकर, ए ने, बी ने और सी ने। इसको बोलते हैं जॉइंट होल्डिंग। क्या बोलते हैं? जॉइंट होल्डिंग। अगर इन तीनों ने मिलकर जॉइंट होल्डिंग ली है तो इन तीनों को एक मेंबर ही काउंट किया जाएगा, यानी कि जॉइंट होल्डर विल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। ऑल वेल। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वो बंदा जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है और उसको शेयर्स दिए गए हैं, तो वो बंदा मेंबर नहीं माना जाता। अभी बताया। अब उसी एम्प्लॉयमेंट में कुछ और एडिशन डाल रहा हूं। देखो, एम्प्लॉय है, शेयर दिए, मेंबर नहीं माना जाएगा। मान लो एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी उसने, तो भी उसको मेंबर नहीं माना जाएगा। हाँ, मान लो पहले किसी वो प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर था और बाद में एम्प्लॉय बना है, पहले शेयर खरीदे, पहले शेयर होल्डर है, बाद में एम्प्लॉय बना है, तो वो मेंबर माना जाएगा, क्योंकि वो तो पहले शेयर होल्डर था। बट अगर कोई पर्सन किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर पहले एम्प्लॉय है, बाद में वो शेयर होल्डर बनता है, तो वो मेंबर नहीं माना जाएगा, बेशक उसका एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाए, बेशक वो काम भी छोड़ दे, उसके बाद भी वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी were member of the company while in that employment and have continued to be member after employment cease। मतलब नौकरी छोड़ने के बाद भी अगर उसके पास शेयर हैं तो भी वो मेंबर नहीं माना जाएगा। डन है बेटे? तो प्राइवेट कंपनी ओके। shall not be included in the number of members and prohibited any invitation to the public। एक बात और, प्राइवेट कंपनी, नाम से प्राइवेट कंपनी है तो वो क्या पब्लिक को शेयर्स के लिए इन्विटेशन दे सकती है? अरे वो काम तो पब्लिक कंपनी का है ना, तो पब्लिक कंपनी शेयर को के लिए इनविटेशन देगी, प्राइवेट कंपनी कैसे दे सकती है? तो सिंपल है, एक प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर्स को बेचना चाहती है तो वो कभी भी पब्लिक को ऐड नहीं दे सकती, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप मुझसे शेयर लो, क्योंकि मैं प्राइवेट कंपनी, मैं अपने आसपास के लोगों को ही बेच सकता हूं जो मेरे जानकार है। मैं पब्लिक में एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकता, मैं प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम पब्लिक कंपनी करती है। और अगर आप भी यही काम करो तो पब्लिक कंपनी और आपके में फर्क क्या रह जाएगा? समझ में आ गया बेटे? तो प्राइवेट कंपनी में देखो कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 है, ओपीसी को छोड़कर, ओपीसी में 1 होता है। मैक्सिमम नंबर 200 है, और उस 200 में से प्रेजेंट एम्प्लॉय और वो एम्प्लॉय जो काम छोड़कर जा चुका है बट मेंबर है, उनको काउंट नहीं करते। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड है,
प्रोहिबिशन है कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, और स्मॉल कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी माना जाता है। देखो प्राइवेट कंपनी को, एक ओपीसी को भी प्राइवेट माना जाता है और स्मॉल कंपनी को भी। स्मॉल कंपनी की अभी मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, जस्ट इसके आगे ही है। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज ए प्राइवेट कंपनी। ऑल वेल जी। तो हमने पढ़ लिया प्राइवेट कंपनी और ओपीसी का मतलब। प्राइवेट कंपनी, रिपीट कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल नहीं होती, वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, मैक्सिमम 200, जॉइंट होल्डर को एक मेंबर ट्रीट किया जाएगा, एम्प्लॉय मेंबर नहीं होता, बेशक एम्प्लॉयमेंट छूट जाए, लेकिन पहले मेंबर था बाद में एम्प्लॉय बना तो वो मेंबर कहलाता है। क्लियर है? अब बात यहां पर इन्होंने स्मॉल कंपनी की की हुई है, तो स्मॉल कंपनी देखते हैं। स्मॉल कंपनी से पहले पब्लिक कंपनी देखेंगे हम, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा एक समझने के लिए। तो मैंने आपको देखो ओपीसी बता दिया 262, मैंने आपको प्राइवेट कंपनी बता दिया 268, अब मैं आपको बताऊंगा 271 पब्लिक कंपनी। देखो बेटे, पब्लिक कंपनी बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, वो पब्लिक होती है, सिंपल। पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी का भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। 1956 वाले एक्ट में 5 लाख रुपए था। कितना था? 5 लाख रुपए। बट अब मिनिमम पेड अप कैपिटल अभी कोई भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। डन, 2 बात हो गई। फिर यहां पर अगली बात होती है, बहुत अच्छे से सुनना, कि मान लो कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड और एक प्राइवेट कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। कैसे पता चला ये प्राइवेट कंपनी है? तो इसके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड है और इसके एंड में लिमिटेड है। जिसके नाम के अंत में लिमिटेड हो वो पब्लिक कंपनी, जिसके नाम के अंत में हो प्राइवेट लिमिटेड वो प्राइवेट कंपनी। सुनना, मान लो किसी पब्लिक कंपनी ने किसी प्राइवेट कंपनी के मोर देन 51% शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर या कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या कह रहे हैं? इस एबीसी लिमिटेड ने इस XYZ प्राइवेट लिमिटेड के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वोटिंग पावर या 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल अगर होल्ड किए हुए हैं, होल्ड मतलब एक तरीके से खरीदना, एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड के 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर लिए, या इस कंपनी की वोटिंग पावर, जितने भी टोटल मेंबरों की वोटिंग पावर थी, वो वोटिंग पावर का 51% या उससे ज्यादा एबीसी लिमिटेड के पास है, या XYZ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मान लो 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर यानी कि 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके कंट्रोल में है, तो जिसने ये काम किया उस कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिसके साथ ये हुआ वो हो जाती है सब्सिडरी कंपनी। जिसने किया वो होल्डिंग और जिसके साथ हुआ वो क्या? सब्सिडरी कंपनी। तो ध्यान से सुनना, अब इस सिचुएशन में बॉस कौन है? एबीसी लिमिटेड, और एक तरीके से गुलाम कौन हो गया? XYZ लिमिटेड। जैसे मैं अगर आपका 51% कंट्रोल कर रहा हूं, आपके माइंड का 51% कंट्रोल मेरे ऊपर है, तो मैं बॉस, मैं मालिक और आप मेरे गुलाम। तो मालिक कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी और गुलाम कंपनी को बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। समझ में आ गई बात? तो अब ये सब्सिडरी बेशक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसको अब माना जाएगा कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। इसको अब पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा। तो सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाती है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर प्राइवेट कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड क्यों ना हुई हो। समझ में आ गया जी? अब जरा पढ़ते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। 271। तो देखो अभी मैंने आपको पढ़ा है 220 डेफिनेशन का, 2 ब्रैकेट 62 1% कंपनी का, 2 ब्रैकेट 68 हमने पढ़ा किस चीज का? प्राइवेट कंपनी का, 2 ब्रैकेट 71 हमने पढ़ा पब्लिक कंपनी का,
और 285 अभी स्मॉल कंपनी बताऊंगा। तो पब्लिक कंपनी क्या कहता है? पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ये वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और इसकी अभी भी मिनिमम पेड अप कैपिटल इसकी भी कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं है, प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी। मतलब सब्सिडरी मैं उसकी हूं जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब पब्लिक है, shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even where such subsidiary continues to be private company in its article। ये क्या कह रहा है कि अगर मैं सब्सिडरी हो गया किसी ऐसी कंपनी का जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब वो पब्लिक है, तो फिर इस सब्सिडरी को भी पब्लिक माना जाएगा इवन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका नाम प्राइवेट कंपनी। ऑल वेल, समझ में आ गया? ये लाइन थोड़ा सा इन्होंने घुमा के लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पहले ही एग्जांपल दे दिया आपको, रिपीट कर रहा हूं। प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी, ए कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी, तो ये सब्सिडरी है किसकी? इसकी। नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, तो ये प्राइवेट कंपनी है ही नहीं, तो पब्लिक है। शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक कंपनी, यानी कि इसको पब्लिक माना जाएगा for the purpose of this act even where such subsidiary continues to be a private company। डन? तो कुछ पब्लिक कंपनी के पॉइंट हैं जो कि नोट करने हैं। पब्लिक कंपनी इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होते हैं, मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम इनफाइनाइट होते हैं। और सब्सिडरी पब्लिक कंपनी की पब्लिक कंपनी मानी जाती है चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो। डन? और अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3, सेक्शन 3 आप सीए इंटर के अंदर पढ़ोगे, थोड़ा सा यहां पर भी है। इस सेक्शन का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मतलब अगर मैं ओपीसी बना रहा हूं, ओपीसी फॉर्म कर रहा हूं तो 1 मेंबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहा हूं तो 2 मेंबर चाहिए, और पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहा हूं तो 3 मेंबर चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ए कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर मेंबर वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म इज ए पब्लिक कंपनी। डन है बेटे? इसी के साथ मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल भी पढ़ा दिया, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो ये देखो जी, होल्डिंग ये थी एबीसी लिमिटेड, इसका सेक्शन है 246 और सब्सिडरी का है 287। होल्डिंग कंपनी मीन्स द कंपनी विच होल्ड 51% शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी कौन होती है? जिसके शेयर और वोटिंग पावर को होल्ड कर लिया गया है। क्लियर है? तो ये हमारा हुआ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ठीक है जी? तो यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी को आपको पढ़ना है, या चलो मैं पढ़ाऊंगा, पहले मैं स्मॉल कंपनी पे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये अपडेटेड नहीं है, यहां पर 4 करोड़ है और ये 40 करोड़ है। पुराना वाला इंस्टीट्यूट ने दे रखा है 4 करोड़ एंड 40 करोड़। ध्यान से सुनना। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है? सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 85। स्मॉल देखो नाम से ये छोटी कंपनी। स्मॉल कंपनी वो वाली कंपनी होती है जिसका पेड अप कैपिटल आज की डेट में 4 करोड़ रुपए है आपके एग्जाम के लिए, एंड उस कंपनी का टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ रुपए तक है, तो इस कंपनी को हम क्या मानेंगे? स्मॉल कंपनी। दैट्स इट, इतना ही कंसेप्ट है इसका। ठीक है, एक बार पढ़ता हूं। देखो, स्मॉल कंपनी गिवन अंडर 285 विच मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, क्योंकि स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी ही होती है, पब्लिक कंपनी कभी नहीं होती स्मॉल कंपनी। इसका पेड अप शेयर कैपिटल इन्होंने 50 लाख किया हुआ है, इसको हटा दो, ये 4 करोड़ है, और हाइयर अभी 10 करोड़ है पेड अप कैपिटल और 100 करोड़ है टर्नओवर। अब ये हाइयर क्या होता है? 4 करोड़ मिनिमम, 4 करोड़ अभी तक है मतलब, और ये जा सकता है 10 करोड़ रुपए तक। टर्नओवर अभी 40 करोड़ है, लेकिन इसको बढ़ाकर 100 करोड़ तक कर सकते हैं। इसका मतलब अब मान लो कि फ्यूचर में क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है,
तो जैसे पहले 10 रुपए की बहुत वैल्यू थी, अब 10 रुपए की वैल्यू नहीं है। अब थोड़े समय बाद 4 करोड़ रुपए तो बहुत छोटे लगने लग जाएंगे। तो फिर इसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पास पावर रखी है इस सेक्शन के अंदर कि हम इसको 10 करोड़ तक कभी भी बढ़ा सकते हैं बिना कानून के अंदर कोई बदलाव लाए। इसीलिए इन्होंने साफ साफ लिखा है। इसीलिए तो ये पहले 50 लाख था, फिर 50 लाख से 2 करोड़ हुआ और अब 4 करोड़ हो गया, क्योंकि पावर है गवर्नमेंट के पास कि वो 10 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ तक ये बढ़ाते रहेंगे। हो सकता है आगे 2 या 3 साल बाद इसको ये 10 करोड़ 4 करोड़ से 5 करोड़ कर दें पेड अप कैपिटल, फिर 6 करोड़ भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से ऊपर जाने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। सेम टर्नओवर के ऊपर है। टर्नओवर जो है इसके अंदर पहले अभी क्या है, टर्नओवर 2 करोड़ रुपए था, फिर इन्होंने 2 से 10 किया, 10 से 20 किया और अब 40 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। ये 100 करोड़ तक इनके पास पावर है कि ये बढ़ा सकते हैं। सही है। एक्सेप्शन है, एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी पर स्मॉल कंपनी एप्लीकेबल नहीं होता। कैसे हो जाएगा खुद ही सोचो। अगर मैंने आपको होल्ड किया हुआ है तो मैं स्मॉल हो कहां से गया। मैंने आपका 51% होल्ड किया है तो मैं कहां से स्मॉल हो गया, कभी नहीं हो सकता। तो स्मॉल कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी पे, सेक्शन 8 कंपनी पे और किसी बॉडी कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल नहीं होती जो स्पेशल एक्ट में है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। क्या आपका इंस्टीट्यूट स्मॉल है, समझ गए। और सेक्शन 8 कंपनी कभी स्मॉल नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कोई टर्नओवर ही नहीं होता, वो कोई सामान थोड़ी बेचते हैं, उनका कोई पेड अप शेयर कैपिटल ही नहीं होता, वो शेयर थोड़ी इशू करती है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी होती है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। डन। तो देखो ये इन्होंने डाल दिया, अमेंड कर दिया है 4 करोड़ एंड 40 करोड़। ठीक है, ये मैंने कटवाया तो ये ऊपर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है। तो स्मॉल कंपनी मींस ए प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ है, टर्नओवर 40 करोड़ है, और ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती। डन। अब बेटे होल्डिंग एंड सब्सिडरी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं गो थ्रू करवाने की कोशिश करता हूं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आर रिलेटिव टर्म, ये दोनों रिलेटिव है। मैं होल्डिंग हूं तो साथ में आप मेरे सब्सिडरी बन जाओगे, इसलिए एक साथ पढ़ते हैं। A company is a holding company in relation to one or more other company means a company, देखो यहाँ सेक्शन भी है, 246 ये होल्डिंग का है और 287 किसका है, सब्सिडरी का है। तो सब्सिडरी कंपनी मतलब होल्डिंग ने जिसके कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होल्ड कर लिया और मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या शेयर कैपिटल होल्ड कर ली, तो वो जिसने किया वो होल्डिंग, जिसका किया वो सब्सिडरी। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, ये वाला टॉपिक छोटा सा है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब अगला है बेटे मेरे एसोसिएट कंपनी। ठीक है, इससे पहले एक रिवीजन, सेक्शन नंबर 220 डेफिनेशन कंपनी की, 268 प्राइवेट कंपनी, 71 पब्लिक कंपनी, 62 ओपीसी, 46 होल्डिंग, 87 सब्सिडरी, 85 स्मॉल कंपनी। ठीक है, अब बात करते हैं 26 जो कि कहता है एसोसिएट कंपनी की बात। अब एसोसिएट कंपनी क्या होता है, देखो एसोसिएशन सुना है कभी, एसोसिएशन मतलब जुड़ना। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, ए कंपनी बी कंपनी के साथ में मोर देन 20% बट अप टू 50%, ए बी के साथ 20% से ज्यादा बट अप टू 50% तक होल्डिंग है ए की बी में, तो इन दोनों कंपनियों को मान लेंगे एसोसिएट कंपनी, मतलब जुड़ा हुआ। जैसे कि मैं अपने किसी दोस्त से लगभग रोज मिलता हूं, हफ्ते में 3 दिन मिलता हूं, तो फिर पब्लिक क्या समझेगी, ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से एसोसिएट हैं, हस्बैंड वाइफ डेली मिलते हैं, तो मतलब वो दोनों एक दूसरे से क्या है, वो दोनों एक दूसरे से एसोसिएट है। ठीक है, इनको बोलते हैं कौन सी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। रिपीट कर रहा हूं, दो कंपनी, दो एसोसिएशन जिनका आपस में 20% से ज्यादा बट अप टू 50%, क्योंकि 50 के बाद फिर ये होल्डिंग और सब्सिडरी हो जाएगा, अप टू 50 तक चलेगा, मोर देन 20 तो ये एसोसिएट है। कह रहा है इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जैसा मेरा आपकी कंपनी में 25% का शेयर होल्डिंग है, तो मेरा इन्फ्लुएंस है या नहीं आपकी कंपनी में, मेरी इज्जत होगी, मेरी पावर है, 25% का स्टेक है,
तो मैं आपकी कंपनी से एसोसिएट हूं, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। लेकिन आप मेरे सब्सिडरी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये 50% तक की बात कर रहा है, 20 से 50, 50 से ऊपर होने पे सब्सिडरी बनते हैं। डन। एक्सप्लेनेशन है, द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इज बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। मतलब अगर मेरा तुम्हारी कंपनी में 20% से ज्यादा कंट्रोल है तो एसोसिएशन है हमारा, तो आपको बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मींस ए जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दे हैव जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट वेंचर में जॉइंट कंट्रोल होता है, एसोसिएट कंपनी में एक बंदे का कंट्रोल होता है दूसरी कंपनी पे 20% से ज्यादा। डन। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल। दो कंपनी होती है, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड कंपनी। जरा ध्यान से समझ लो मेरे बच्चे, अगर आज मैं एक कंपनी खोल रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं पब्लिक से, आम जनता से अपनी कंपनी के अंदर पैसा जुटाऊं, तो मुझे बनना पड़ेगा पब्लिक कंपनी, वो भी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड मतलब मैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू, भारत में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं यहां पर अपना नाम लिस्ट करवाऊंगा और पब्लिक से जो पैसा मांगूंगा वो मैं स्टॉक मार्केट के जरिए मांगूंगा। आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक मार्केट, वहां बुल होता है बहुत बड़ा सा, देखा होगा सांड, तो इसको दलाल स्ट्रीट भी बोलते हैं मुंबई के अंदर। तो हर वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में जिसने अपना नाम दर्ज करवा रखा है, वो लिस्टेड कंपनी होती है। वो कंपनी जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं करवा रखा वो अनलिस्टेड कंपनी होती है। क्लियर है? जैसे रिलायंस की आप बात करो, टाटा की बात करो, एचडीएफसी की बात करो, ये सारी लिस्टेड कंपनीज है जिन्होंने अपना नाम स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड करवा रखा है। क्लियर है? और अनलिस्टेड मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट तो होती ही अनलिस्टेड है। तो पब्लिक कंपनी बनाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम अपनी कंपनी को लिस्ट करवा लें, यानी कि आम जनता से पैसे ले लें, पब्लिक कंपनी बना ले, या तो लिस्ट ना करवाएं। मेरे पास खुद ही इतना पैसा है तो लिस्टिंग की जरूरत क्या है। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने आपको कोविड वैक्सीन लगाई थी, वो एक पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। उन पे खुद ही इतना पैसा है कि उनको लिस्ट होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ए लिस्टेड कंपनी, एज पर द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 252 of the Companies Act, it is a company which has only of its security listed on any recognized stock exchange। तो जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो दो हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Provided that such class of companies which have listed or intend to list such class of security as may be prescribed in consultation with the SEBI। तो बेटे मेरे याद रखना, कुछ कंपनीज अगर सेबी की कंसल्टेंशन से लिस्ट हुई है तो वो लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में नहीं आती। कुछ कंपनी ऐसी हो सकती है जो सिर्फ शेयर्स को लिस्ट ना कर रही हो, उनके बाद अपने बॉन्ड वगैरह हो, उसके लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना नाम लिखवाया है, तो वो कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाता। उसके अलावा बाकी सारी कंपनी जिन्होंने शेयर्स के लिए अपने आप को लिस्ट करवाया है, शेयर्स इशू करने के लिए, उन सबको लिस्टेड कंपनी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है स्कैन स्टील रोड्स लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता में। Hence, Scan Steel Roads is a listed company. The reason for calling is listed is because the company and the stock exchange have signed a listing agreement for trading of share in the capital market। जैसे मैं आज अपनी कंपनी, पब्लिक कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाता हूं, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा जिसको मैं साइन करूंगा। क्लियर है जी? फिर ये बात करता है अनलिस्टेड कंपनी की, तो वो कंपनी जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं अदर कंपनीज की। छोटी छोटी डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 245, 246 होल्डिंग का है, 245 गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी बहुत आसान, 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। भारत की किसी भी कंपनी के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दो स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर, दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर, या सेंट्रल और स्टेट दोनों ने मिलकर 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी का अगर भारत में खरीद लिया तो वो कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा।
और गवर्नमेंट कंपनी को जरूरत नहीं है अपने नाम के एंड में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लिखने का। क्लियर है? तो देखो, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी और बाय एनी एसजी और पार्टली बाय सीजी एंड पार्टली बाय एसजी। सेंट्रल अकेले, दो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट मिलने के बाद। ठीक है, 51% किसी भी कंपनी का ले लेंगे तो वो कंपनी अब गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। देखो बनाया, एटलीस्ट 51% इज हेल्ड बाय सीजी एसजी या पार्टली बाय सीजी और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगला है बेटे मेरे फॉरेन कंपनी, और फॉरेन कंपनी के बाद आज की क्लास खत्म करेंगे, फिर हम अगली क्लास में ना ये वाला पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब रजिस्टर्ड हुई है आउटसाइड इंडिया में, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, जैसे सैमसंग, आईफोन। क्लियर है? और भी बहुत सारी कंपनीज है। सिंपल है, द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया इज कॉल्ड foreign company. But now it means any company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode as well. ई मोड के थ्रू भी आजकल सॉफ्टवेयर चलते हैं, फॉरेन कंपनी होती है विदेशों में बैठ के सॉफ्टवेयर से पैसा कमा रही है। एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। डन। तो ये है 242। तो 242 फॉरेन कंपनी, 245 गवर्नमेंट कंपनी, 246 होल्डिंग कंपनी, 287 सब्सिडरी, 26 एसोसिएट कंपनी, प्राइवेट कंपनी 268, पब्लिक कंपनी 271, 252 लिस्टेड कंपनी है और इसके अलावा ओपीसी 262। क्लियर है जी? तो यहां तक हमारी अभी क्लासेस ऑफ कंपनी चल रही है। तो अगली क्लास में क्लास ऑफ कंपनी खत्म करूंगा पूरा का पूरा, और कोशिश करेंगे, एक काम करेंगे, अगले 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोग कंपनीज एक्ट का सफाया कर दें। तो काफी दिन हो गए कंपनीज एक्ट चलते हुए, 2 मैक्स टू मैक्स होगा तो 2.5 लेक्चरों के अंदर हमारा कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हमारी स्पीड और बढ़ जाएगी, क्योंकि उधर से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा खत्म हो रहा है और इधर से कंपनीज एक्ट खत्म हो रहा है। तो यही 2 मेजर टॉपिक हैं आपके पूरे लॉ के अंदर, फिर हमारे को इतना टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, ध्यान रखना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बहुत तगड़े तरीके से आपको पढ़ना है। मैं कंपनीज एक्ट के तुरंत बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपलोड करने जा रहा हूं, तो आप सभी को रेडी रहना है। डन? ओके बेटे, थैंक यू सो मच।